वॉइस चेक करेंगे एक बार, दैट इज वॉइस आप सभी को क्लियर है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, अभय तिवारी, गुड मॉर्निंग मैम, मज़ा आ रहा है फिजिक्स में। ओके, थैंक यू सो मच अभय। चलिए, राहुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निकिता, उर्मिला, राधे राधे। ओके, चलिए अभी फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अभी स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपन अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन को आज कंप्लीट करेंगे। क्वांटिटीज से ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज चैप्टर भी फिनिश होगा तो सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। क्वांटिटीज या भौतिक राशियां फिजिक्स में जिस भी चीज को मेजर करना होता है उसके लिए नीड होती है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, अदिश और सदिश। यहाँ पे हमने स्केलर को लर्न किया था SMND से। SMND का मतलब स्केलर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बच्चे नहीं है। वेक्टर जिसमें हमको दोनों चीजें मिल जाती है। इसका जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे वो थे हमारा सविता का आधा द्रव्य, दाऊ चाग, कोश। तो वो सारी जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज थी वो सारी की सारी स्केलर थी। इसके अलावा जितनी भी बच गई उन को हमने रख दिया था वेक्टर में। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट्स। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है उसको कहा जाता है आपके पास यूनिट्स। यूनिट्स भी दो होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल जो बेसिकली बनी हुई हैं, जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट होती हैं वो इन फंडामेंटल पे क्या होती है, डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती है। डी से डिपेंड, डी से डिराइव्ड हो जाता है। नेक्स्ट आफ्टर कुछ सिस्टम्स पढ़ा था जिसमें हमारा फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड दोनों मिल जाता है, उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, जो अलग अलग तरीके के होते हैं, FPS, CGS, MKS। ठीक है, यहाँ लेंथ को मेजर करते हैं फुट में और मास को मेजर करते हैं पाउंड में, टाइम को सेकंड में। अच्छा, जो सेकंड है ना उसमें एक चीज खास भी होती है, कोई सा भी आपका सिस्टम ऑफ यूनिट हो, कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि टाइम जो होता है ना, टाइम का जो मात्रक है, टाइम की जो यूनिट है वो सारे ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसी होती है, समान होती है। चाहे FPS हो, चाहे CGS हो, चाहे MKS हो, चाहे SI हो, सब में जो टाइम है उसको सेकंड में ही मेजर किया जाता है। बाकी जो यूनिट्स हैं उनके जो डाटा उनकी जो क्वांटिटीज है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट ये हमने 7 पढ़े थे, जहाँ पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया था। ये कुछ तो फंडामेंटल थी और कुछ हमारे पास क्या थी, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को अब चेंज कर दिया गया है GCWM के थ्रू 1995 में, किसमें, हमारे डिराइव्ड में। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को रेडियन में माप लिया, सॉलिड को स्टेरेडियन में माप लिया। इनके फॉर्मूले लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ हो जाता है स्फेरिकल सरफेस या गोलाकार सरफेस आती है तो वो बटा में रेडियस का क्षेत्रफल। ऐसा ही सिस्टम हमने पढ़ा था किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ। साथ ही में मैट्रिक सिस्टम था, 1956 में बना था, अडॉप्ट 1958 में हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में। CGS, MKS और SI इनको बोला जाता है मैट्रिक या फिर डेसिमल सिस्टम। FPS सिस्टम मैट्रिक सिस्टम नहीं होता है। यहाँ आ जाता है हमारे पास GCWM 1995 में जो कन्वर्ट हुआ था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कल हमने पढ़ा था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया जो हमारा सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, उसको हम कह देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर या फिर आपकी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर होती है। नेक्स्ट है लाइट ईयर। तो हम बात करते हैं हमारा जो प्रकाश वर्ष है उसका मतलब निर्वात के अंदर या वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम जहाँ पे हवा मौजूद नहीं है, ऐसे स्थान को हम कह देते हैं हमारा वैक्यूम। तो इस वैक्यूम के अंदर जो प्रकाश है वो अपने वेग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड के साथ जितनी दूरी को ट्रैवल कर लेता है, जितने डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है 1 ईयर में इस वेलोसिटी के साथ, उसी को कह दिया जाता है लाइट ईयर। दैट इज 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। स्टार्स की जो दूरी मापनी है तो हम लाइट ईयर में मापते हैं। थर्ड था पार्सेक। पार्सेक का मतलब जो हमारे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ना, उस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू बनाया गया एंगल, एक आर्क सेकेंड में बनाया गया एंगल। क्या बोला मैंने, एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, इस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू एक आर्क सेकेंड में बनाए गए एंगल को हम पार्सेक जो है वो कह देते हैं। पार्सेक की वैल्यू 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर होती है, और वहीं जो पार्सेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और साथ ही लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है। ये कुछ और यूनिट्स हमने देखे थे, इंच माइल और नॉटिकल माइल। स्केल की हमने बात की थी बच्चों, है ना। स्केल जो होता है वो किसी भी चीज़ की लंबाई को मेज़र करता है, और साथ ही में इनके हमने जो मिनिमम ये डिस्टेंस जितनी मेज़र कर सकते हैं उसकी भी बात की थी। जैसे स्केल की हमने बात की थी 3 से लेकर के
10⁻² मीटर। वहीं बात करते हैं स्क्रू गेज की, तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की, तो यहाँ आ जाता है 10⁻³ से आपका ये एक्सट्रॉन चलता रहता है। और यहाँ आता है तो ये 10⁻⁵ मीटर से भी कम की चीज़ों को मेज़र कर सकता है। इसको बोला जाता है स्क्रू गेज, या फिर आपका स्फेरोमीटर भी इसको बोलते हैं। और इसको बोला जाता है आपका वर्नियर कैलिपर। इतना हमने कल पढ़ लिया था, राइट। हम जो नेक्स्ट बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने ये एरियाज़ के बारे में बात की थी, और एरियाज़ की कुछ हमने क्वांटिटीज़ भी देखी थी। इसमें इतना होता है, जैसे एरिया की देखी थी, साथ ही में मास की देखी थी। कम द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए म्यू का हम यूज़ करते हैं, और बहुत अधिक के लिए हम जो मेज़र करते हैं, यानी सबसे बड़ी जो मास की प्रैक्टिकल यूनिट होती है उसको चंद्रशेखर लिमिट या CSL बोल दिया जाता है। इसके अलावा 1 टन का मतलब 1000 किलो होता है, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो होता है, 1 पाउंड को ना हमेशा याद रखना LB से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि कभी लिखा आ जाता है कि 1 LB इज इक्वल टू कितना, तो ये LB का मतलब क्या, वो पाउंड की बात कर रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, जस्ट नॉर्मल समझ जाइएगा। 1 पाउंड का मतलब 0.4536 किलोग्राम या फिर 16 आउंसेज। 1 स्लग का मतलब 14.57 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मास। तो मास की हमने बात की थी, कम द्रव्यमान के लिए AMU, जिसकी वैल्यू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 ग्राम किलोग्राम हमारे पास हो जाती है, और कैरेट में आ जाता है 200। नेक्स्ट था सोलर डे, यानी सूर्य जो होता है, सूर्य का अपनी ही एक्सिस पर घूमना, वो सॉरी सूर्य का नहीं बच्चों, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर घूमना है ना, जिससे हमारे दिन और रात हो रहे हैं, जिसमें हमको ऑलमोस्ट 24 घंटे का जो टाइम लगता है, ये 24 घंटे, इसी को बोल दिया जाता है सोलर डे या सौर दिवस। नेक्स्ट होता है हमारे पास सोलर ईयर, सौर वर्ष। सौर वर्ष का मतलब हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी वो 1 साल में, यदि यहाँ से स्टार्ट करिए तो ऑलमोस्ट 1 साल में वापस कंप्लीट करके यहीं इसी अपने फाइनल जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसी पे घूम करके फाइनल पॉइंट पे आ जाती है। उसको कह दिया जाता है हमारा सोलर ईयर या सौर वर्ष, जो होता है ऑलमोस्ट 365.25 एवरेज डेज। जब आपके सीरियल डेज यानी कि लीप ईयर की बात की जाती है तो वो 366.25 हो जाता है, यानी जब आपका वो 4 साल में आता है ना एक बार, फैब में 28 की जगह हम 29 बेसिकली काउंट करते हैं, वो लीप ईयर की यहाँ बात की जाती है, तो वो 366 हो जाता है। लूनार मंथ का मतलब होता है चंद्रमास का मतलब चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्यूट करना है ना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, तो उसमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, 29.5 डेज। ये 27 नहीं है, 29.5 डेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था शेक, तो टाइम की जो सबसे छोटी या प्रैक्टिकल यूनिट है उसको बोल दिया जाता है शेक, जो 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होती है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर से। जितना आपने पढ़ लिया था कल प्रेशर के लिए वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो कोई नहीं, आज हम क्लियर कर लेंगे। आज की क्लास में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सेकेंड थिंग इज दैट कि आज हम सीखेंगे प्रेशर क्या होता है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और साथ ही में जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, MLT के सूत्र बनाते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं। और लास्ट में आप सभी को एक टेबल भी मैं आज शो करा दूंगी, जिसमें आप देख सकते हो फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं वो सारी क्वांटिटीज आपको एक ही टेबल में मिल जाएंगी। क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स, साथ ही में वो मतलब स्केलर है या वेक्टर है, उनके फॉर्मूले हो गए, उनका डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, और वो किस एग्जाम में आई हुई है, ये सारी जानकारी आपको उस एक टेबल के थ्रू मिल जाएगी। फिजिक्स में जितनी भी आ रही है 165 प्लस आपको उसके अंदर सारी फिजिकल क्वांटिटीज विद इतनी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन ये समझ आपको आएगी जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, उसके बाद समझ में आपको तभी आएगी। अभी तो ये है कि हम उसको थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, राधे राधे प्रीतम, एक बार आप वॉइस का बता दीजिए, अब तक चीजें क्लियर हैं इसका बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन फर्दर जो है चीजों को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग प्रमोद, चलिए एक फास्टली कमेंट करेंगे, दैट इज आपको सभी चीजें इस टाइम क्लियर हैं, समझ आ रही हैं। PYQ के लिए आपको बुक लेने की नीड नहीं पड़ेगी, जो गॉडफादर आपने ली हुई है वो इनफ है, क्योंकि इसमें आपके SSC और रेलवे की यदि हम बात करते हैं, SSC प्लस रेलवे, तो इन दोनों के ना 10+ ईयर्स के क्वेश्चंस को विद थ्योरी के साथ ऐड किया हुआ है। जैसे मान लो प्रेशर है, तो प्रेशर ही
किस एग्जाम में आया हुआ है, कौन सी डेट को आया हुआ है, मतलब ग्रुप डी में आया हुआ है, मान लो एसएससी में आया हुआ है, तो वो सारी चीजें ना आपको थ्योरी के साथ ही लिखी हुई मिल जाएगी। तो 10+ ईयर का आपका एसएससी रेलवे गॉडफादर के अंदर इंक्लूड है, तो आपको अलग से कोई पीवाईक्यू की बुक लेने की नीड नहीं है। इसमें जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो सारे पीवाईक्यू उसमें ऐड है, एंड प्लस उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड थ्योरी हो सकती है वो सारी भी उसमें ऐड की हुई है। कोई नहीं एमडी तनवीर। कल वाले क्वेश्चन का आंसर सरिता सबसे लास्ट में देखेंगे, वहीं पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वॉइस क्लियर है, सब क्लियर है। चलो प्रेशर की या दाब की बात कर लेते हैं। अब समझते हुए चलना क्या होता है। इस चीज को लड़कियां बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, रिलेट कर पाएंगी। दैट इज ये किसी फीमेल का पैर है जिसमें हील आपको दिख रही होगी, उसने पहनी हुई है। ये कोई मेल है जिसने शूज पहना हुआ है। अब ढंग से देखना, जब हम लोग हील्स पहनते हैं ना, जब फीमेल्स जो हैं वो हील्स पहनती हैं, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे समझना, ये प्रेशर लग रहा है, ये नीचे की तरफ ये जो एरो है ना, ये आपको दर्शा रहे हैं प्रेशर को, यानी कि आपके दाब को, प्रेशर को यानी कि दाब को। ठीक है, ये वाले जो नीचे एरो दिख रहे हैं ये आपके बता रहे हैं प्रेशर को। अब यदि जैसे अगर मैं फीमेल्स की ही बात करती हूँ, तो आपने देखा होगा या मेल्स ने भी ये सुना होगा कि हील्स में ना पैरों में बहुत दर्द होता है। तो वो दर्द होने का रीजन क्या होता है कि जब हम उसको पहनते हैं ना, तो हमारे पैर का जो फुट का प्रेशर आना चाहिए ना, जो हमारे पैर की तरफ से ये जो दाब लग रहा है, ये पूरा ना समतल पे समान नहीं लगता है, ये ऐसे ना इक्वल नहीं लगता है, ऐसे पूरा एक ही लाइन में नहीं लगता है। ये क्या होता है हील में, ये देखो इसका थोड़ा बहुत तो यहाँ से लग रहा है, और ये वाला जो एरिया है ना, इसका प्रेशर यहाँ से लग रहा है। वहीं यदि मैं बात करती हूँ शूज की, तो शूज में देखो जो पूरा पैर है ना, उस पूरे पैर का प्रेशर सारी जगह पे इक्वल है, अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है और अच्छे से। इसलिए हम कहते हैं ना कि शूज पहनो। शूज में जो पैर होते हैं ना वो काफी रिलैक्स रहते हैं, आपको चलने फिरने में भी आसानी रहती है। वो शूज को रिकमेंड केवल इसलिए किया जाता है, दैट इज आपकी जो बॉडी का पूरा प्रेशर है, या मैं बोलूँ इस पैर का जो पूरा प्रेशर है ना, वो आपके सरफेस के ऊपर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वहीं हील्स में यदि बात करूँ तो हील्स का कितना सा सरफेस है, देखो हील्स की कितनी सी सरफेस है जो या हील्स की कितनी सी ये सतह है जो एक्चुअली में इस सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है। केवल ये आगे वाला पोर्शन आ रहा है, या फिर ये थोड़ा सा ये जो हील का जो पेंसिल हील है ना, पीछे का ये नॉक है, ये आ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे जो अच्छे से प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पा रहा है। तो दैट्स वाई फीमेल्स को जो वो हील उतारती है ना, जब उनको बहुत रिलैक्स फील होता है, और हील पहनते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, हमारे पास अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप एरिया को भी समझ सकते हो। यदि मैं एरिया को कंसिडर करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे एरिया जो है, ये एरिया कितना सा है इस पेंसिल हील का, यदि मैं एरिया बात करती हूँ तो कितना सा ही एरिया हमको दिख रहा है। यहाँ पे बात करो तो ये कितना सा ही एरिया है जो एक्चुअली में आपके सरफेस के कांटेक्ट में है। वहीं यदि मैं शूज़ की बात करूँ तो आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे एरिया कैसा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा हुआ, यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसलिए हमको शूज़ में प्रेशर क्या करना पड़ता है, कम फील होता है, कम हम उसको प्रेशराइज करते हैं। हमारा जो प्रेशर है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, हमारे जो शूज़ की शेप है वो समतल के साथ अच्छे से कनेक्ट है, अच्छे से जुड़ी हुई है। दैट्स वाई हमारा जो पूरा फोर्स है ना वो अच्छे से पूरी जगह फैला हुआ है। इसलिए हमको ना शूज़ में प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो गया क्योंकि हमारा एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। वहीं यदि मैं बात करती हूँ इस हील की, तो हील में देखना जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा एरिया कैसा है, कम है, तो इसलिए मुझे यहाँ प्रेशर भी कैसा लगाना पड़ रहा है, बहुत अधिक लगाना पड़ रहा है। चलते टाइम यदि मैं इसको पहनती हूँ तो मेरे पूरे पैर इस तरीके से रहेंगे, और यहाँ पे ये पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से चीजों पे क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो जिस भी चीज का आपका एरिया अधिक होता है उसका प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। P जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके A के, यानी कि एरिया के। इसके अलावा हमने एक पाइप का एग्जांपल भी समझा था। यदि किसी पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो नॉर्मल वो फ्लो हो रहा है। जैसे यदि मैं ये पाइप लेती हूँ, ठीक है, ये पाइप हो गया और इसमें से मान लो पानी फ्लो हो रहा है, तब तो ये सही है, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको यहाँ से स्क्वीज कर देती हूँ तो ये स्क्वीज के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, स्क्वीज किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसको प्रेशराइज कर दिया। प्रेशराइज करते ही जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशराइज किया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे हमने प्रेशर लगा ही नहीं रखा था, इसलिए एरिया क्या था, बढ़ा हुआ था, और प्रेशर क्या था,
कम था। तो प्रेशर और एरिया हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रेशर का मतलब ही क्या हो गया, अभी ये समझ सकते हो, प्रेशर का मतलब हम किस चीज़ को कह रहे हैं, किसी चीज़ को कंप्रेस करने को कह रहे हैं। किसी चीज़ को यदि हम प्रेस कर रहे हैं तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रेशर के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन यदि साइंस की टर्म में बात करते हैं तो साइंस की टर्म में जो आपका प्रेशर होता है वो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि आपका बल बटा में आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल बटा में क्षेत्रफल, यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर इस एरिया की बात करती हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लगने वाला फोर्स है, इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लगने वाला फोर्स है उसी को मैं प्रेशर यानी कि आपका दाब कह सकती हूँ। तो व्हाट इज योर प्रेशर? प्रेशर इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहा जाता है। जो बल होता है ना उसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ये अभी आप आगे भी पढ़ोगे, अभी के लिए लर्न करते चलो। अगर अभी लर्न हो जाता है बेस्ट है, नहीं होगा तो कोई नहीं, हम आगे भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियर कर लेना। क्षेत्रफल की बात की जाती है तो इसको नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था एरिया की। हमने जितने भी अलग अलग क्वांटिटीज़ देखी थी, जितनी भी अलग अलग और यूनिट्स देखी थी, तो उन सब में ना जैसे एकड़ देखा था, मान लो एक अलग क्वांटिटी देखी, या हमने हेक्टेयर देखा था, तो उन सभी की यूनिट्स में हम मीटर स्क्वायर को यूज़ कर रहे थे। तो एरिया का जो हम एसआई फॉर्म में यूज़ करते हैं यूनिट, उसको बोला जाता है मीटर स्क्वायर। और फोर्स का जो एसआई यूनिट में टर्म है उसको बोला जाता है न्यूटन। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को कह दिया जाता है प्रेशर यानी कि आपका दाब। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल के नाम से भी जाना जाता है, पास्कल। और ये पास्कल जो है ना वो एक साइंटिस्ट थे, ब्लेस पास्कल, उनके नाम पर रखा गया था। उनको सम्मानित किया गया था या उनके ऑनर्ड में इस नेम को दिया गया था, उनके सम्मान के रूप में। ठीक है, ये आपका जो रहता है पूरे प्रेशर की हम बात करते हैं। अब इस प्रेशर के ना अलग अलग बहुत सारे ना हम कहते हैं दैट इज बहुत अलग अलग यूनिट होती है। हाँ, अब आप इस न्यूटन को भी ओपन कर सकते हो। मैंने कहा ना, जैसे अभी हम फोर्स की जहाँ बात करेंगे ना वहाँ आप समझेंगे, वहाँ हम समझेंगे कि फोर्स एक्चुअली में क्या है। फोर्स बराबर एम ए होता है। एम की यूनिट किलोग्राम हो गई, ए की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है ये न्यूटन। अभी इतना डीप में मत जाओ, जब फोर्स आएगा उसको अब जब देखेंगे। अभी जो चल रहा है हमें उस पर फोकस करना है। अभी ये सब क्लियर है कि प्रेशर का मतलब बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हील और शूज से हमने समझ भी लिया। और इसका ऐसा यूनिट पास्कल या न्यूटन पर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो हमारा जो वायुमंडल है ना, या मैं बोलती हूँ हमारा जो बेसिकली एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे ना ऐसे छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे से कण मौजूद होते हैं। हवा है तो हवा में बहुत सारे ना छोटे छोटे से कण मौजूद है। इस तरीके से पूरी हवा है, पूरी हवा में कण मौजूद है। अब ये जो छोटे छोटे कण है ना, इन कणों के द्वारा, मैं बोलती हूँ इन कणों के द्वारा जो लगाया गया, कणों के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है, कणों के द्वारा लगाया गया दाब, उसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। इंग्लिश में बताती हूँ, एक मिनट। वायुमंडलीय दाब। मैंने बोला कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे पास माइन्यूट रूप में पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, उन सभी पार्टिकल्स के थ्रू जो लगाया गया फोर्स है, पार्टिकल्स के थ्रू जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड प्रेशर है, उसको मैं कह देती हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितने भी हैं। अब वायुमंडल है यार, वहाँ पे कण तो मौजूद होंगे ही, तो जस्ट नॉर्मल वो जो छोटे छोटे से कण हुए, उन कण के थ्रू जो भी यहाँ पे लगाया गया फोर्स होगा उसी को कह दिया गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। ये जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको मापा जाता है, या इसकी जो यूनिट होती है, वायुमंडलीय दाब की जो यूनिट या मात्रक होता है वो हमारे पास होता है बार। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है बार के अंदर। अब यहाँ पे ना ये कुछ रिलेशंस आपको दिए हुए हैं अलग अलग। अब यहाँ आपको एटमॉस्फेयर क्लियर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
जो हम बोल रहे हैं, ये जितनी भी आपको यूनिट्स दी गई है ना, ये सारी की सारी आपको एटीएम की फॉर्म में दी गई है कि आपका जो एक एटीएम है ना, यदि मैं एक एटीएम की बात करती हूँ, एक एटमॉस्फेयर की बात करती हूँ, तो वो आपके बराबर होता है एक एटमॉस्फेयर के। प्रेशर की और यूनिट होती है, इसको बोला जाता है mm ऑफ Hg, यहाँ लिया जाता है मरकरी। मरकरी के अंदर जितना भी आपका लिक्विड ऊपर चढ़ता है, देखो कई तरीके के मैनोमेट्री फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ओपन ट्यूब मैनोमीटर हुआ है ना, उनके अंदर ना हम क्या करते हैं, हमको यदि किसी चीज़ की लेवल को मेजर करना है तो उनके अंदर हम मरकरी का यूज़ करते हैं। एक तरफ से प्रेशर लगाया जाएगा, जितना प्रेशर एक तरफ से लगेगा दूसरी तरफ से वो उतना ही ऊपर चढ़ जाएगा, उतना ही जो दूसरा लिक्विड है वो कहाँ ऊपर चढ़ जाएगा, और जितना वो ऊपर चढ़ा उसकी हाइट को हम मेजर कर लेंगे। इस तरीके से हम मरकरी को यूज करते हैं। और mm ऑफ Hg जो होता है ये भी आपके एक प्रेशर की ही क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो एक एटीएम बराबर आपके 760 mm ऑफ Hg होता है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद बात करते हैं टॉर। तो टॉर भी आपके प्रेशर की ही एक यूनिट होती है, ये भी हमारे साइंटिस्ट के थ्रू ही आई थी, दैट इज टॉरिसोली, एक साइंटिस्ट थे टॉरिस, उन्हीं के नाम पर ये बेसिकली टॉर आया। और एक एटीएम कितना, 760 टॉर। नेक्स्ट होता है पास्कल, अभी हमने बात ही की थी, पास्कल दैट इज बेलिस पास्कल के नेम पे आया है, तो वो होता है आपके 101.326 पास्कल के बराबर। Hg का मतलब होता है मरकरी, जो मरकरी होता है ना, इस मरकरी को रिप्रेजेंट किया जाता है Hg से। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाता है H, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, वहीं मैं बोलूँ पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए K आ जाता है, सोडियम के लिए Na आ जाता है। तो इसी तरीके से जो मरकरी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल Hg से। अलग अलग सिंबल हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके सबके अपने अलग अलग सिंबल्स हैं, और वो Hg का मतलब वो सिंबल ही हो गया कि मरकरी को रिप्रेजेंट किया गया Hg से, कि मरकरी में वो इतना ऊपर चढ़ा। नेक्स्ट आता है किलो पास्कल। किलो की अभी हम बात भी करेंगे। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। आप गए भी होगे जैसे शॉप पे, तो हम यही बोलते हैं ना, जैसे 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm होते हैं। तो यदि मुझे इसको डायरेक्ट लिखना है ना, तो मैं लिख सकती हूँ 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर 3, 1 m इज इक्वल टू 10 की पावर 3 mm। तो ये 1000 का मतलब ही क्या हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। नेक्स्ट आता है बार। बार की अभी हमने बात ही की है, जो होता है 1.01325 बार। मिली बार, उसे अभी ये मिली किलो इनकी अपन बात करेंगे, आज ही की क्लास में बात करेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएंगे टर्म्स। एक होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसे PSI बोला जाता है, जो 14.7 PSI होता है। आपने यदि देखा हो, आपके पास यदि स्कूटी है या फिर आपके पास कोई व्हीकल है, तो उस व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उनमें हवा भरी जाती है, ठीक है, हवा भरी जाती है। तो आज का आपका क्वेश्चन भी इसी प्रेशर से रिलेटेड रहेगा कि जो हम वहाँ पे प्रेशर को यूज करते हैं, आपने देखा होगा, है आपके पास स्कूटी तो होगी, स्कूटी नहीं होगी तो कुछ ऐसा होगा आपके पास, कोई भी आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी होगा, तो उनमें टायर तो होंगे ही, राइट। तो इस टायर के अंदर बेसिकली क्या है भैया, वो हवा ही तो भर रहा है, और हवा भर के क्या कर रहा है, वो प्रेशर दे रहा है। उसके पास एक मशीन लगी होती है, जैसे पेट्रोल पंप पे जाओगे तो तब तो वो फ्री में ही उस हवा को भर देते हैं जब आप पेट्रोल डला रहे होते हो, है ना। तो वो हवा वाली मशीन लेता है, हवा वाली मशीन लेके इस टायर को क्या कर देता है, इसके अंदर हवा को भर देता है, और हवा चली जाती है, इसके अंदर भर गई, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, प्रेशर मेंटेन हो गया। अब वो ना पहले चेक करता है, इसमें हवा बढ़ने से पहले ना चेक करता है, और उसके पास एक मशीन होती है जो कुछ ऐसी होती है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ ट्यूब सी निकली हुई होती है, यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं जो भी चलती हैं, और ये ऐसे होता है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर भी वो ना एक्चुअली में आपके इस टायर के अंदर ना प्रेशर को चेक करता है, इस टायर के अंदर प्रेशर को चेक करता है, लेकिन वहां पे हम ना प्रेशर को बार में मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर की बात नहीं हुई। वहां प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर नहीं करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी नहीं करते हैं। वहां प्रेशर की एक अलग ही यूनिट को यूज किया जाता है, और वो यूनिट इन्हीं में से एक यूनिट होती है। अब आपको मुझे केवल इतना बताना है कि यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो प्रेशर चेक किया जा रहा है, वो प्रेशर में कौन सी प्रेशर की यूनिट को बेसिकली यूज किया जाता है। व्हाट यूनिट is used in this instrument, ये चीज आप बताएंगे। इतनी बार आपने हवा भराई होगी अपने टायर के अंदर, तो कभी सोचा तो होगा ना कि वो एक्चुअली में चेक कर रहा है, तो वो चेक क्या कर रहा है,
वो टायर के अंदर किस चीज़ को चेक कर रहा है, हवा चेक कर रहा है, तो हवा का मतलब क्या चेक कर रहा है, वो प्रेशर ही तो चेक कर रहा है कि उस टायर के अंदर वो प्रेशर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं, या कम है तो वो फिर हवा दे करके उसको भर देता है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली है क्या, ये कौन सी यूनिट में ये मेजर करता है। ठीक है, रही इनको याद करने की बात, तो बच्चों ये जो याद अभी के लिए केवल आपको ये याद रखना है कि प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स होती है। ये सब एक दूसरे से रिलेशन में होती हैं, एक दूसरे से संबंध रख रही होती है। उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक ही प्रेशर आता है, तो वहाँ पे अपन इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने मीटर और सेंटीमीटर की बात की थी ना, यही सेम 1 मीटर में हमने 1000 mm रखे थे, फिर मीटर का हमने सेंटीमीटर में रिलेशन देख लिया था। फिर यदि मैं मीटर को सेंटीमीटर में रिलेशन देखा है, सेंटीमीटर का mm में देख लिया, तो मैं डायरेक्ट मीटर से mm पे जा सकती हूँ ना। ऐसे ही है, अंदर इंटरनली इनके सबके आपस में रिलेशंस रहते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट करके एक दूसरी यूनिट को लाया जा सकता है। वो सारी स्टडी हम प्रेशर में करेंगे, ना कि यहाँ अभी हमें केवल ये यूनिट्स के थोड़े बहुत नेम है, इनको याद रख लेना। ATM होता है, mm ऑफ Hg होता है, टॉर होती है, पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है, बार होता है और मिली बार हो जाता है, और साथ ही में PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हो जाता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हो ही जाता है। हाँ, ये यूनिट्स आपके ज़रूर मेन हो जाती है, इनको थोड़ा समझ लीजिएगा कि जो एक बार होता है, एक बार का मतलब क्या, मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की यूनिट क्या थी, बार थी। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया, दैट इज आपका एक बार हो गया। ठीक है, अब ये रिलेशन याद रखना कि एक बार जो होता है ना, वो आपके 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो आपका एक बार होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास होता है। और यदि इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ATM के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है, समझना 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाली जो टर्म है, ये इसी बार आपके SSC CHSL के एग्जाम में आई है। SSC CHSL का 4/8/23 को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी शिफ्ट थर्ड में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रेशर से रिलेटेड। दैट इज़ आपका जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैसे अपन कितनी लर्न करते हैं, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहीं से एक और क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन अभी सब बता देती हूँ, लेकिन हम समझेंगे इसको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ही। ये तो SSC CHSL में आया है, और यहाँ लिख देती हूँ जो आपके अभी SSC CPO जो हुआ था उसमें आया था कि 1 ATM जो होता है 0.98623 बार के बराबर होता है। ये आपका SSC CPO में आया है, इसी बार के एग्जाम में आया 23 वाले में। शायद इसकी जो डेट है वो होगी SSC CPO 3/10/23, और ये भी सेम शिफ्ट थर्ड में आया था। इनके ऊपर बहुत अच्छी जो स्टडी है वो तो हम करेंगे 9/8। इसके ऊपर जो बहुत अच्छी स्टडी है वो तो प्रेशर वाले चैप्टर में ही करेंगे। अभी केवल ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको लर्न करते हुए चलना, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर कर लिया, बार को यदि हम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो एक बार बराबर 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये CHSL में आया है, और एक ATM का कन्वर्जन पूछा था बार के अंदर, तो वो इतना होता है। अब यहाँ पे भी इतना घूमने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैं समझाऊंगी वहीं पे। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है। जो एक ये हमने टॉर की यहाँ बात की थी ना, ये टॉर, इस टॉर और mm ऑफ Hg में क्या रिलेशन होता है, 1 टॉर जो होता है वो आपका 1 mm ऑफ Hg होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आती है आपके पास रेडियो एक्टिविटी। ये एक नई टर्म आती है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, जिसे परमाणु रेडियो धर्मिता कहा जाता है। देखो होती क्या है, पहले ये समझना, हमारे जो पूरा ब्रह्मांड की अगर आप बात करते हैं या हमारे जो सराउंडिंग की यदि हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे यदि मैं पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन पीरियोडिक टेबल, ज़रा बताइएगा। आपकी जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर कितने तत्व हमारे पास मौजूद हैं,
इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, आगे फर्दर जो चीजें उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कुल कितने तत्व मौजूद होते हैं? हाँ, दैट इज हमारे पास टोटल कितने होते हैं बच्चों? 118 होते हैं। नहीं पंकज, इट इज 118 होते हैं। ये मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यही होती है पीरियोडिक टेबल। इसमें ये देखो लास्ट जो एंड हो रहा है ना वो 118 पे हो रहा है। यदि हम किसी ऑथेंटिक सोर्स की बात करते हैं तो ऑथेंटिक सोर्स पर इस टाइम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं वो है 118, 118। हाँ, अब इस 118 एलिमेंट की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लाइक रेडियो एक्टिव है ना, एक पदार्थ की एक प्रॉपर्टी ही होती है, या मैं कहती हूँ एलिमेंट्स जो होते हैं ना उन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। जो आपके तत्व हैं उन तत्वों का ही एक गुण है। क्या गुण है? तत्वों का एक ऐसा गुण जिसमें जो तत्व है ना वो खुद अपने आप को अलग अलग तत्वों में क्या करता है? तोड़ता है। जैसे एक आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उस पे किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, उस पे उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, उसको ऐसे बाह्य कोई एक्सटर्नल कोई चीज नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसकी खुद के पास ही इतनी एनर्जी है कि वो खुद ही अपने आप को तोड़ता रहता है। जैसे अपना वो एक बना हुआ है और बन करके उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया है, वो खुद को ही छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स में तोड़ रहा है। जैसे मान लो यहाँ से ये 3 पार्ट्स में टूट गया, अब इसके बाद ये भी अपने आप को 3 में तोड़ लेगा, ये भी तोड़ लेगा, ये भी तोड़ लेगा। मतलब इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये खुद ही अपने आप को अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ते चलते हैं, खुद अपने आप को ही डिसइंटीग्रेट करते चलते हैं, डिसइंटीग्रेट करते चलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट्स इस तरीके की प्रॉपर्टी को मतलब फॉलो करते हैं या इस तरीके की प्रॉपर्टी उनके अंदर है, उन एलिमेंट्स को बोल दिया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियो धर्मिता तत्व उनको बोला जाता है। होता क्या है वापस समझ लो, दैट इज यदि मैं बोलती हूँ यहाँ पे हमारे पास एक कोई पदार्थ है, वो पदार्थ क्या कर रहा है? अपने आप ही टूट रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर किसी तरीके का कोई इसको कुछ भी नहीं दिया गया, ये इसके पास खुद के पास इतनी एनर्जी है, ये इतना पावरफुल है, ये खुद ही अपने आप को ना तोड़ता जा रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में। ऐसे ही दूसरे हुए तो वो दूसरे भी अपने आप को तोड़ लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। इसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट्स करते हैं उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यदि हम बात करते हैं, ये देखिए ये खुद ही अपने आप को इधर उधर क्या करता रहता है? तोड़ता है। और जिस टाइम ये तोड़ता है ना उस टाइम विभिन्न अलग अलग तरीके की ना रेज में निकलती है, जैसे अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, है ना। इसके अलावा आपके एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गई, अलग अलग तरीके की ना बहुत सारी रेज निकलती है जब ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी होती है या ये पदार्थ अपने आप को तोड़ता है। इन सारी रेज की हम जो बहुत अच्छे से स्टडी है वो आगे फर्दर चैप्टर्स में करेंगे। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का भी एक चैप्टर दिया हुआ है, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पे हम वो चेरनोबिल डिजास्टर भी समझेंगे क्या था यूक्रेन, तो उन सबको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी है जिसको हमको लर्न करना है। अब जब हम इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, कुल 118 तत्व हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनमें से ये ना देखो ये तो पीरियोडिक टेबल हो गई। इसमें ना नीचे आपको ये 2 ब्लॉक दिख रहे होंगे, ये 2 ब्लॉक। इसमें जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड। और जो नीचे वाला ब्लॉक होता है ना इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। तो ये जितने भी एक्टिनॉइड है ना, ये आपको जितने भी एक्टिनॉइड दिख रहे हैं ये सारे के सारे ही हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। जितने भी आपको एक्टिनॉइड दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। जब हम पीरियोडिक टेबल में 80 ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1, 4, 3, 11, 12 या फिर यहाँ दिख रहा होगा 2, 9, 8, इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या इनकी बोलते हैं परमाणु संख्या,
परमाणु संख्या। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे ही हम इस 80 नंबर की परमाणु संख्या से ऊपर जाते हैं तो हमको इसके बाद से ना 80 के बाद से हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमको दिखने शुरू हो जाते हैं। और इवन जो एक्टिनॉइड्स हैं उस एक्टिनॉइड में तो सारे ही जितने भी तत्व एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे ही हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ आपका यूरेनियम भी आ जाता है। इसकी तो बहुत अच्छे से स्टडी की जाती है जब हम रेडियो एक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव को मेजर किस में किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव की जो होती है वो आपकी 2 यूनिट्स हमने बात की है। रेडियो एक्टिव की जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट वो तो बैक्यूरेल होती है, ठीक है, ये तो बैक्यूरेल होती है। और वहीं जब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की तो इसकी ये नॉन एसआई यूनिट है, नॉन एसआई यूनिट है। नॉन एसआई यूनिट होती है क्यूरी। क्यूरी का मतलब 3.7 मल्टीप्लाई, ठीक है, हिंदी में भी बोलती हूँ। देखो बैक्यूरेल को हिंदी में बैक्यूरेल ही बोलेंगे, ये साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इनका पूरा नाम हेनरी बैक्यूरेल था। और वहीं यदि मैं बात करती हूँ दैट इज आपके नॉन एसआई यूनिट की, तो जो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई मात्रक बेसिकली नहीं है। अब हम बात कर रहे थे क्यूरी की, तो एक क्यूरी जो होता है वो आपके 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक चीज समझना, ये जो यूनिट है ना हेनरी वाली, बैक्यूरेल वाली, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 1 सेकंड के अंदर कितना अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर पा रहा है, कितना अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर पा रहा है, या कितना अपने आप को बेसिकली तोड़ पा रहा है ना, 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में वो जितना खुद को तोड़ लेता है, जैसे मैं बोलती हूँ एक न्यूक्लियस है तो 1 न्यूक्लियस पर सेकंड जो डिके होता है, यानी आपका जो एक नाभिक है उस एक नाभिक का जो 1 सेकंड के अंदर जितना वो टूटता है, एक नाभिक 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना भी टूटता है उस जितना टूटता है उसको बोला जाता है आपका एक बैक्यूरेल। इसको बोला जाता है एक बैक्यूरेल। ये बैक्यूरेल का मतलब बेसिकली ये होता है, जो ये बैक्यूरेल लिखा हुआ है इसका मतलब, बैक्यूरेल जो लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली यही होता है 1 न्यूक्लियस पर सेकंड जो हमारे पास डिके होता है, या एक नाभिक 1 सेकंड के अंदर जितना अपने आप को तोड़ता है उसको एक बैक्यूरेल कहा जाता है। अब समझना ये मैंने बताया क्यों, जब मैंने बोला कि मैं एक क्यूरी की बात करती हूँ, एक क्यूरी, ठीक है, एक क्यूरी में आपको 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन अपॉन सेकंड दिया था। तो बच्चे जब हम बैक्यूरेल की बात कर रहे थे तो उस बैक्यूरेल में भी तो हम यही पढ़ रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर वो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर वो खुद को कितना तोड़ रहा है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि जो एक क्यूरी होता है वो 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 बैक्यूरेल के भी बराबर होता है। इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का जो मतलब होता है वो ये बैक्यूरेल ही होता है। चीज समझ आई मैं क्या बता रही थी आपको? ये इतना बताने का केवल रीजन इतना था, इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का मतलब ये बैक्यूरेल ही होता है। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट बैक्यूरेल होती है, जो हेनरी बैक्यूरेल एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखी गई। साथ ही में ये जो क्यूरी है ना, क्यूरी भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। लेकिन एक क्यूरी जो 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दिया है, तो ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एक बैक्यूरेल के बराबर होता है। ठीक है, एक और दी हुई है रोइंटजन, तो वो 2.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आपको लिखी हुई है। यदि मैं बात करती हूँ ना इस क्यूरी की, तो क्यूरी भी आपके ना साइंटिस्ट का ही नाम है। ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, एक का नाम था पैरी क्यूरी, और ये थे एक थी मैरी क्यूरी। एक तो इनके नाम से समझ और नहीं आता,
हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। अंग्रेजों में नाम भी ऐसे रखे जाते हैं, पैरी मैरी, ऐसा ही लगता है कि ये लड़की है कि लड़का है, पता नहीं क्या है, वो कुछ भी नाम रख लेते हैं। अब यदि इनकी बात करते हैं तो ये पैरी क्यूरी तो इनके हस्बैंड थे, और इनकी जो वाइफ थी वो थी मैरी क्यूरी। इन दोनों को ही ये क्यूरी CURI है ना, ठीक है, पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी। अब ये जो हस्बैंड और वाइफ थे, इन दोनों को ही 1903 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। किस काम के लिए? इनकी यही रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इसको याद रखोगे। 1903 में नोबेल प्राइज मिला था आपके पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी को, दोनों को मिला था। और इनके साथ जिनकी हम बात कर रहे थे, विद योर हेनरी बैक्वेल, इन तीनों को ही 1903 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर रेडियो एक्टिविटी, इनकी जो इन्होंने स्टडी की थी उन सब के लिए। और एक साइंटिस्ट का नाम और आया था जिनकी हमने बात की थी, दैट इज रोइंटजन। तो इनका जो पूरा नाम था वो था विलियम रोइंटजन, विलियम रोइंटजन। इनको भी आपके फिजिक्स के अंदर 1901 में नोबेल प्राइज मिला था, 1901 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर, जब अभी मैंने बताया था ना रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो टूटते हैं, तो टूटते हैं उस टाइम अलग अलग तरीके की जो है आपके पास रेज निकलती है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था अलग अलग रेज निकल रही है। तो इसमें ये जो एक्स रेज दिख रही है, इस एक्स रेज की खोज के लिए बेसिकली हमारे रोइंटजन को नोबेल प्राइज मिला था। ये भी किस फील्ड में चले गए? फिजिक्स की फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इनके ये जो यूनिट्स हैं ये दिया हुआ है। बैक्यूरेल समझ आ गया हो गया, हेनरी के नाम पे हो गया, क्यूरी मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी के नाम पे हो गया, और रोइंटजन विलियम रोइंटजन के नाम पे हो जाता है। तो ये सारे साइंटिस्ट ही हैं बेसिकली जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नोबेल प्राइज से एसएससी के अंदर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, नोबेल प्राइज से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। वो पूछता है कि इस फील्ड में किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, या उनका योगदान लिख देता है कि ये योगदान है, अब बताओ कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस किस को मिला है, साथ में वो सन भी मेंशन कर देता है। तो नोबेल प्राइज आपको पढ़ते हुए चलनी है, जितने चैप्टर में आते जाएंगे अपन चीज़ें पढ़ते जाएंगे उतने मैं आपको क्लास में बताती जाऊँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी हमने देख लिया, पीरियोडिक टेबल हमने समझ लिया, दैट इज इसमें एक्टिनॉइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं। थर्ड आपके पास आता है यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग को यदि मेजर किया जाता है तो उसके लिए कांस्टेंट होता है हबल स्थिरांक या हबल कांस्टेंट, इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। ये आपको नॉर्मल याद रखना है। जो बिग बैंग की थ्योरी की अपन बात करते हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है बिग बैंग की थ्योरी। ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको अच्छे से बताया जाएगा कि हाउ अर्थ इज फॉर्म्ड, वो कैसे बनी, तो उन सब की ही जो बेसिकली स्टडी होती है अगर वो कराते हैं तो ये पूरी चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपको याद रखना है यहाँ पे यूनिवर्स एक्सपेंडिंग को या ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसको नापने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो हबल कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं। हबल क्यों आ रहा है यहाँ पे? हबल भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, हबल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपनी क्या दे दी, एक यूनिट दे दी। चलिए इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसका आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको यूनिट बतानी है रेडियो एक्टिविटी की। आपकी जो रेडियो धर्मिता है उसकी इकाई क्या होगी? एम्पियर होगी, बैक्यूरेल होगी, डेसिबल होगी या कोबाल्ट होगी? निम्न में से कौन सी इकाई आपकी रेडियो एक्टिविटी की या रेडियो धर्मिता की होती है? एम्पियर, बैक्यूरेल, आपका डेसिबल या फिर आपका कोबाल्ट? दैट इज वेरी गुड। बताइए बताइए आंसर। हाँ, दैट इज हमारा फर्स्ट का जो बी है वो करेक्ट होता है, बैक्यूरेल। तो ये बताइए एम्पियर किसकी यूनिट होगी, डेसिबल में किसको नापा जाएगा, और कोबाल्ट क्या है ये भी बता दीजिए फटाफट। एम्पियर हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 साइंटिस्ट पढ़े थे, एम्पियर, ऑरेस्टेड, कूलाम, फेराडे। चारों की इक्वेशंस को मैक्सवेल ने एक ही इक्वेशन बता दिया था।
हाँ, तो एम्पियर में किस चीज को मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है आपकी? एम्पियर हो जाती है। ठीक है, चलिए। हाँ, और डेसिबल में किसको नापा जाता है? तो डेसिबल में नापा जाता है साउंड, यानी कि जिसको हम कह देते हैं ध्वनि को। और कोबाल्ट जो है, तो कोबाल्ट एक तत्वी होता है। जैसे हमने अभी मरकरी की बात की थी, Hg की, तो ये एक तरीके का एलिमेंट होता है। ऐसे कोबाल्ट भी आपका क्या हो जाता है? एक तरीके का एलिमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1 पाउंड कितने आउंसेस के बराबर होता है? 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आउंसेस? 16, 12, 18 या 20? 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आउंसेस? हाँ, दैट इज कितना? सबसे पहले आंसर दिया है पंकज ने। वेरी गुड पंकज। और स्टूडेंट्स को भी आंसर करने देते हैं। बताइए। बस इतने से लोगों को आता है इसका आंसर। मैंने कहा है ना डेली पढ़ा करो। आउंसेस वाला तो कल पढ़ा था ना, फिर भी सिर्फ इतने से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे। कहाँ हैं सारे बाकी? आंसर करो क्वेश्चन का। ये कल का पढ़ा हुआ है, ये रिवीजन में दिया था। हाँ, दैट इज हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? फर्स्ट सेकंड का ए, दैट इज 1 पाउंड में आपके 16 आउंसेस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पाउंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट? पाउंड किसका मात्रक होता है भैया? लंबाई का, लेंथ का, मास का, द्रव्यमान का, डिस्टेंस दूरी का, या समय टाइम का? मैंने पहले ही कहा है, मेरी क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आया करो। मुझे यहाँ कमेंट्स दिखने चाहिए। वो कल के क्वेश्चन है, ये कल के क्वेश्चन है। हमने मास को कल पढ़ लिया था। अब फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट करो। हाँ, दैट इज थर्ड जो क्वेश्चन होता है उसका राइट आंसर होता है हमारे पास बी। थर्ड का बी मेरे पास हो जाता है द्रव्यमान, यानी कि मास। फोर्थ पे आओ, ये वापस। हाँ, 1 पाउंड इज इक्वल टू, अभी 1 पाउंड को हमने जो है वो आउंसेस में देखा था। अब बताइए जो 1 पाउंड होता है वो किलोग्राम में कितने के बराबर होता है? किलोग्राम में कितने के बराबर होता है बताइए? 0.5346 के बराबर होता है, 0.4536 के, 0.3654 के, या 0.6354 के? बताइए। ये थर्ड पे क्यों चल रहे हो पवन? क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना इस टाइम। फिर ए लिख दिया प्रमोद। ए बी, तनवीर में क्या समझूं ए बी से? ए आप किसका बता रहे हो? मुझे फर्स्ट का आंसर तो ए नहीं बता रहे हो, या मुझे सेकंड का आंसर तो ए नहीं बता रहे हो। मैंने क्या बोला है? आंसर कैसे दोगे? फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऐसे लिख के दोगे। डायरेक्ट ए बी सी कोई नहीं लिखेगा। हाँ चलिए, तो राइट ऑप्शन आंसर क्या होता है? 0.4536। नेक्स्ट पे आइए। व्हाट इज नॉट द यूनिट ऑफ मास? द्रव्यमान का कौन सा एक मात्रक नहीं होता है या इकाई नहीं होती है? चंद्रशेखर लिमिट, एटॉमिक मास यूनिट, आउंसेस, या फिर सेंटीमीटर? निम्न में से कौन सी आपके द्रव्यमान की इकाई नहीं है? दैट इज योर CSL, AMU, आउंस, या फिर सेंटीमीटर? CSL, इसको सीमा को हटाना, ये चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है? CSL चंद्रशेखर लिमिट है वो। हाँ चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? डी, सेंटीमीटर। आउंसेस में भी नापते हैं, AMU में भी नापते हैं, और चंद्रशेखर लिमिट तो सबसे बड़ी मास की प्रैक्टिकल यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट बताइए। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन में पूरा करने में जो लगा समय है उसको डैश कहा जाता है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड सोलर ईयर, सोलर डे, लूनार मंथ, या अदर? सौर वर्ष, सौर दिवस, चंद्रमास, या अन्य? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें तो यार गलत नहीं आना चाहिए। ये फिर भी प्रमोद अलग ही चल रहे हो। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, क्या बोलेंगे?
हाँ, दैट इज योर सोलर डे। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है? पास्कल, वेबर, बार या टॉर? निम्न में से कौन सा आपका प्रेशर का मात्रक नहीं है? पास्कल, वेबर, टॉर या फिर बार? कौन सा नहीं है? बताएं बताएं। सबसे पहले मुझे 7th का आंसर दिया है पंकज ने। ठीक है पंकज, दैट इज हमारे 7th का बी करेक्ट होता है, यानी वेबर नहीं है। बाकी हमने सारे पढ़े हैं। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ व्हाट? क्यूरी किसका मात्रक है? टेम्परेचर का, रेडियो एक्टिविटी का, एनर्जी का या इलेक्ट्रिक करंट का? यानी आपके तापमान का, रेडियो धर्मिता का, आपके ऊर्जा का या फिर आपकी विद्युत धारा का? निम्न में से या क्यूरी निम्न में से किसका मात्रक है? हाँ, जो वेबर है वो किसका हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें चल जाइए। हाँ, यहाँ हमारे पास 8th का बी होता है करेक्ट, यानी रेडियो एक्टिविटी का। 9th पे आइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट? AMU की वैल्यू बताइए। परमाणविक भार इकाई का मान कितना होता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, 10 की पावर सिर्फ 27, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 या 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23? बताइए। सबसे पहले आंसर दिया है विक्रम ने, और हम पवन, आपका जो नेट है वो ऐसे एक पीछे कैसे चल रहा है? मैं आंसर पूछ रही हूँ 9 का, आप मुझे बता रहे हो 8 का। जब मैंने पूछा 8 का तो आप मुझे बता रहे हो 7 का। ऐसे ही मैंने 7 का पूछा तो आपने मुझे 6 का बताया। आपके कुछ नेट इश्यू रहता है क्या? चलिए, 9th का ए हमारे पास करेक्ट होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। एक बार कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 2 पास्कल, 5 पास्कल, 10 की पावर 4 पास्कल या 10 की पावर 6 पास्कल? बताइए, एक बार कितने के बराबर होता है? सबसे पहले उर्मिला ने आंसर दिया है, वेरी गुड। दैट इज उर्मिला, प्रीतम, विक्रम, पंकज करेक्ट हैं, दिलीप करेक्ट, आशीष करेक्ट, उर्मिला, विजय करेक्ट, निकिता, आशीष। हाँ, दैट इज 10 की पावर 5। 10th का बी हमारे पास करेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं और न्यू टॉपिक एक हम देखते हैं, दैट इज हमारा मैट्रिक प्रीफिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हो? मैट्रिक प्रीफिक्स। मैट्रिक का मतलब ही होता है 10th। मैट्रिक का मतलब ही क्या होता है? 10th। जैसे आप कोई एग्जाम के फॉर्म फिलअप्स करते हो तो उसमें बोलते हैं ना मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, तो वो मैट्रिकुलेशन का मतलब ही क्या हो गया कि 10th पास हो या नहीं, तो 10th पास है। ओके पवन, कोई नहीं। देखो अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ मैट्रिक का हमने बात किया रिलेटेड टू 10, और प्रीफिक्स का मतलब होता है दैट इज उपसर्ग। आपने हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग। एक तो हमारे पास प्रत्यय होते थे और एक उपसर्ग होते थे, है ना। उपसर्ग यानी जो नाम के आगे लगने वाला है, जो नाम के आगे लगने वाला है। जैसे इस, जरा मुझे ये बताइए, इस MM को, ये मैंने लिखा MM, इसको आप क्या बोलते हो? ऐसे मैंने लिखा CM, इसको आप क्या बोलते हो? MM और CM की फुल फॉर्म्स क्या है? हम पढ़ते हैं ना, हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये MM है, ये CM है, तो MM CM का फुल फॉर्म है क्या एक्चुअली में? MM का मतलब क्या हो जाता है? मिलीमीटर, करेक्ट। और CM का मतलब क्या हो जाता है? CM का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, दैट इज योर सेंटीमीटर। चलिए, तो एक्चुअली में आप समझना, मीटर ये सेंटी समझ लो, सेंटीमीटर है जो एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सेंटी है, वो वाला सेंटी नहीं कि दोस्त मेरा सेंटी है, वो सेंटी नहीं, दैट इज एक तो ये मिलकर के बना है सेंटी से, और दूसरा मिलकर के बना है मीटर से। लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। हमने पढ़ा था लेंथ का SI मात्रक मीटर हुआ। तो फिर ये सेंटी क्या हुआ?
सेंटी ही एक क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। सेंटी ही क्या है, एक प्रीफिक्स है जो मीटर से पहले लगा है। मीटर के साथ एक प्रीफिक्स लग गया तो उसने पूरा नाम बना दिया सेंटीमीटर। ऐसे ही मिलीमीटर, मीटर तो क्या हो गया, मीटर तो क्या हो गया हमारे पास एक तरीके की, हमारे लेंथ जो है उसकी एसआई यूनिट हो गई, उसमें मिली मिल गया तो मिली क्या हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया। तो यूनिट ये जो था मीटर, इसमें एक प्रीफिक्स मिल करके पूरा नाम मिलीमीटर बन गया। ऐसे ही आप जब कंप्यूटर पढ़ते हो या कहीं भी आपने देखा होगा, जैसे ऐसे लिखा होता है जीबी, जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीबी लिखा होता है, टीबी लिखा होता है, कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना आपने, ये जीबी है, ये टीबी है। इसका मतलब क्या हुआ, जीबी और टीबी का मतलब, जीबी और टीबी का वो बताएंगे, इनका फुल फॉर्म क्या हुआ, हाँ दैट इज, जीबी का मतलब क्या हुआ, गीगाबाइट, गीगाबाइट, और टीबी का मतलब क्या हुआ, टेराबाइट, टेराबाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, बाइट जो है ना, बाइट, बाइट तो आपके एक यूनिट हो गई, और इससे पहले आपके क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया, तो प्रीफिक्स और यूनिट ने मिलकर के एक पूरा नाम बना दिया गीगाबाइट। ऐसे ही टेराबाइट, बाइट तो क्या हो गया, वापस यूनिट हो गई, और बाइट में क्या लग गया, टेरा, टेरा का मतलब एक क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया, तो उसने पूरा नाम बना दिया टेराबाइट। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नॉट ओनली इन फिजिक्स, फिजिक्स के अलावा भी, जैसे ही देख लो कंप्यूटर है तो सारी जगह पे ना इन कुछ प्रीफिक्सेस का यूज किया जाता है ना, चाहे वो मीटर के आगे लगा दो, चाहे वो बाइट के आगे लगा दो, या वो किसी के भी आगे लगा दो, है ना, उससे पहले लगा दो। नाम से जो पहले जुड़ने वाले शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब 10 की पावर में कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनकी हम स्टडी जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखना। जस्ट नॉर्मल नथिंग, नेम से पहले लगा दिया, यूनिट से पहले लगा दिया तो एक पूरा नेम बन गया, और उसी को हमने कह दिया उसका प्रीफिक्स, मैट्रिक्स प्रीफिक्स। यदि हम आगे चलते हैं तो इनको लर्न कैसे करेंगे, 10 की पावर में लर्न करेंगे। जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ एक सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ मैंने बना दी पावर, सीरियल नंबर में 1। सबसे पहले आप समझते हुए चलिएगा किस प्रकार इनको लिखा जाता है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, इतनी काउंटिंग तो हमको आती है, 1 2 3 तो आता ही है ना। 3 के बाद 3 का टेबल स्टार्ट कर लो, 3 की पावर -10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। ठीक है, अभी ये सारे लर्न करते हैं, फिर देखेंगे। 10 की पावर -1, -2, -3, -6, 9, 12, -15 और -18, इस तरीके से ये हो जाता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ना लाइन कर लेते हैं वरना ये कंफ्यूजन हो जाएगा। हो गया ना, एक मिनट। 10 की पावर -12, यहाँ हम बना लेते हैं एक और 10 की पावर -15 और ये हो जाएगा 10 की पावर -18। अब इनके ना अलग अलग नाम होते हैं, अब इनके हमको अलग अलग नाम याद करने हैं। 7 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8। जैसे ये ना, ये मैंने अलग से बनाया क्यों है, मैं वो मतलब समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे ना लिखे होने को तो यहाँ पे भी यही है, 10 की पावर -1 है, -2 है, -3 है, -6 आया, -9 आ गया। उसके बाद आगे चलोगे -10 को अभी एक बार के लिए रोक देना, इसको कट कर दो। 9 के बाद क्या आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो 10 की पावर -12 आ गया। उसके बाद 10 की पावर -15 आ गया। ठीक है, अब इनको बोलते क्या क्या है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। दैट इज 10 की पावर -1 क्या बोलेंगे, डेसी, डेसी। नेक्स्ट होता है सेंटी, फिर होता है मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। 5 एक साथ लर्न करते हुए चलते हैं। क्या बोला मैंने, 10 की पावर -1 को बोला जाता है डेसी, 10 की पावर -2 को बोला जाता है सेंटी, 10 की पावर -3 को बोला जाता है मिली, 10 की पावर -6 को, इसको अभी लर्न नहीं करना है, केवल 6 को याद रखो। 10 की पावर, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर -6 को लिखा जाता है माइक्रो, 10 की पावर -9 को लिखा जाता है नैनो। तो हमने लर्न किया डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो।
इसलिए मैंने यहाँ 10 की पावर -6 कर दिया, देखो इसलिए मैंने इस पे सर्किल किया और यहाँ पे करेक्ट किया। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। 10 की पावर -1 को हम बोलते हैं डेसी, 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो का थोड़ा चेंज हो जाता है, माइक्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, ये जो बन रहा है म्यू। नैनो को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, ठीक है। अभी समझते हैं, लर्न जो है उसको पहले बाद में करेंगे, अभी समझते चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, यहाँ तक की हम बात करने वाले हैं। हमने माइनस ही देखे थे अभी, तो 10 की पावर -12 को बोला पीको, 10 की पावर -15 को बोला फेम्टो और 10 की पावर -18 को बोला ऑटो। क्या बोला? पीको, फेम्टो और ऑटो, पीको, फेम्टो और ऑटो। पीको को रिप्रेजेंट किया पी से, फेम्टो को रिप्रेजेंट किया एफ से और ऑटो को रिप्रेजेंट किया ए से, करेक्ट। वापस से स्टार्ट करते हैं, हमने जस्ट नॉर्मल 10 की पावर -1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -3 के बाद टेबल स्टार्ट 3 की, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 9 के बाद आता है 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18, ठीक है। 10 की पावर 1 पे वापस गए तो यहाँ से स्टार्ट हुआ डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और आगे पीको, पीको, फेम्टो या फर्मी और फिर हो जाता है ऑटो। अब ये मैंने लिखा इसलिए नहीं कि लिखेंगे, अब जितने आपको याद हुए ना उनको आप बोलते हुए चलना। चलिए बताइए, 10 की पावर -1 को मैं क्या लिखूंगी? जितना भी आपको याद है, जो भी आपको लर्न हुआ, थोड़ा बहुत ही लर्न हुआ, मान लो आपको डेसी सेंटी ही लर्न हुआ तो कोई नहीं, आप 2 बता दो, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट तो किया ना, आप 2 ही बता दो। जितने भी आपको एक बार पढ़ाने पे लर्न हुए वो बताते चलो। वेरी गुड, ऑलमोस्ट ने करेक्ट बोला है। हमारा 10 की पावर -1 कितना क्या हो जाएगा? डेसी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे चलो, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं अभी मीटर नहीं लगाना है, देखो जरूरी नहीं है कि वो मीटर में यूज हो, हमें तो केवल प्रीफिक्स याद रखना है कि 10 की पावर -2 को ये बोला जाता है। डेसी के बाद क्या आता है? डेसी, हाँ वेरी गुड। 10 की पावर -2 क्या हो गया? सेंटी, सेंटी। डेसी के बाद कितना आ गया? सेंटी। 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 क्या हुआ? 10 की पावर -3 क्या हुआ? दैट इज मिली। वेरी गुड। डेसी, सेंटी, मिली, 10 की पावर -1, -2 और -3। नेक्स्ट होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर -6 सॉरी, 10 की पावर -6 क्या बोलेंगे इसको? डेसी, सेंटी, मिली, हाँ वेरी गुड, दैट इज योर माइक्रो। कितना हुआ? माइक्रो। नेक्स्ट 10 की पावर -9, हाँ -9 को हम क्या बोल देंगे? हाँ वेरी गुड प्रीतम, दैट इज नैनो। जितना आपको लर्न हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीजें लर्न हो, कोई नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे उसके बाद हो जाएगी, जितना याद है उतना बताते चलो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो हो गया। नैनो के बाद 10 की पावर -15 कितना आएगा? सॉरी 10 की पावर -12 कितना आएगा? पीको। कितना आएगा? पीको। एंगस्ट्रॉम की तो यहाँ बच्चे बात ही नहीं की, एंगस्ट्रॉम बीच में कहाँ से आ गया? मैंने तो एंगस्ट्रॉम अभी बोला ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं एंगस्ट्रॉम जैसा कुछ नाम तो मैंने अभी तक अपने मुंह से बोला ही नहीं। 10 की पावर -15 कितना हो गया? फर्मी। और 10 की पावर -18 कितना हो गया? ऑटो। समझे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ऑटो। ये फर्मी में एम हो रहेगा, पीको और ये हो जाएगा फर्मी। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ऑटो। जस्ट नॉर्मल 1 2 3 और 3 के बाद टेबल लर्न करनी है। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डेसी को डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को स्मॉल एन से, पीको को स्मॉल पी से, फर्मी को स्मॉल एफ से और ऑटो को स्मॉल ए से।
ठीक है, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी ऑटो, इतना हुआ। 10 की पावर जो -1 है वो हो गई। अब स्टार्ट करते हैं 10 की पावर, नहीं वो मैंने -10 लिखा ही नहीं था। चलिए अब ये तो माइनस में हो गई, प्लस में भी सेम रहता है, प्लस में भी आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हमने लिखा ऊपर सीरियल नंबर और नीचे हमने लिख दिया पावर। जो माइनस में लर्न की है ना सेम वही आपको प्लस में लर्न करनी है। कैसे करनी है देखो, फर्स्ट 10 की पावर 1 वो -1 थी, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, चलो 3 के बाद बताओ 4, 5, 6, 7, 8 पे मेरे पास क्या क्या आना चाहिए बताइए। जो केवल आपने इंग्लिश में माइनस में लर्न किया है वो सेम हमको करना है हिंदी में, वो सेम ही हमको लर्न करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। केवल ये बता दीजिए वहां पे हमने 10 की पावर -3 के बाद में क्या लर्न किया था। हाँ दैट इज 3 के बाद कितना आया था 6 आया था, 6 के बाद कितना आएगा 9 आएगा, 9 के बाद कितना आएगा 12 आएगा, 12 के बाद कितना आएगा 15 आएगा और 15 के बाद कितना आएगा 18 आएगा। यही किया था हमने वहाँ भी 1 2 3, 3 के बाद टेबल स्टार्ट कर दी 6 9 12 15 और 18, 6 9 12 15 और 18। अब समझना प्लस में भी याद करते हैं, उसके बाद टेबल को फिल करेंगे। हम यहाँ पे आए 10 की पावर 1 से, 10 की पावर 1 को बोला जाता है डेका, 10 की पावर 1 को बोला गया डेका, यहाँ लिख देती हूँ 10 की पावर 1 को बोला गया डेका। आगे आ जाओ, डेका के बाद आया 10 की पावर 2 हेक्टो, हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, किलो, ये आ गया 10 की पावर 2 क्या हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, नेक्स्ट आया 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा और 10 की पावर 18 एक्सा। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, आप सिंबल्स की बात करते हैं तो डी, डेका, डेका को रिप्रेजेंट किया जाता है डीए से। देखो यार केवल डी से तो कर भी नहीं सकते, डी से तो हम वैसे भी डेसी को कर रहे थे, तो केवल डी से तो करेंगे नहीं, डीए आ जाएगा, डीए पे क्या आता है डेका। नेक्स्ट एच, एच पे क्या आएगा हेक्टो, नेक्स्ट क्या आएगा के, के पे क्या आएगा किलो, कैपिटल एम, एम से क्या आ जाएगा मेगा, कैपिटल जी से गीगा, कैपिटल टी से टेरा, कैपिटल पी से पेटा और ई से एक्सा। इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको उल्टा लर्न करते हैं, इसको लर्न करेंगे उल्टा। जैसे कैपिटल ई, यहाँ बनाते हैं इनके सिंबल्स, यहाँ सिंबल से लर्न करते हैं। सबसे पहले क्या आया था कैपिटल ई, ठीक है कैपिटल ई, उसके ऊपर आता है कैपिटल पी, ई पी टी जी, ठीक है इतना समझ आ रहा है, ई पी टी जी। हाँ अब ई, ई से क्या होता है एक्सा, पी से क्या होता है पेटा, टी से क्या होता है टेरा, जी से क्या होता है गीगा। एम, के, एच और डी, ई पी टी जी एम के एच डी ए, बस इतना लर्न करना है। क्या ई पी टी जी एम के एच डी ए, ई पी टी जी एम के एच डी ए, ई पी टी जी एम के एच डी ए, ई पी टी जी एम के एच डी ए। ई फॉर एक्सा, फी फॉर पैटा, टी फॉर टेरा, जी फॉर गीगा, एम फॉर मेगा, के फॉर किलो, एच फॉर हेक्टा और डी ए फॉर डेका। जस्ट नॉर्मल, ये बन गई हमारी टेबल दोनों फॉर्म में, दैट इज एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेका डेक्सा डेका। ठीक है, ईपीटी जीएम के एच डी ए, और जब प्लस वाली लर्न करते हैं तो वो ऊपर से करते हैं, डेसी सेंटी मेली माइक्रो नैनो पीको फर्मी ऑटो, डेसी सेंटी मेली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो मिली माइक्रो नैनो पीको फर्मी ऑटो। और जब आगे चलते हैं तो हमें मिलता है डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ईपीटी जीएम के एच डी, उसको हम नीचे से लर्न करेंगे। जैसे आपकी एक नंबर लाइन होती है ना,
जैसे ये आपकी एक नंबर लाइन है मान लिया, तो इसमें बीच में तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस साइड जाने पर तो प्लस चलते हैं और इस साइड जाने पर क्या चलते हैं, माइनस चलते हैं। जस्ट नॉर्मली उसी फॉर्म में। अब मैं इसको अगर 10 की फॉर्म में लेती हूँ तो 10 की पावर 1 को मैंने ये बोल दिया, 10 की पावर 2 को ये कह दिया, 10 की पावर 3 को ये कह दिया। बाकी और जो इसको और अच्छे से समझेंगे वो बच्चों कल की क्लास में समझेंगे। अभी आपकी रीजनिंग की भी क्लास है तो हमको अभी वो भी करनी है ना, वो भी आपकी स्टार्ट होगी और कल की क्लास में ही अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। अभी बच गया है डायमेंशनल एनालिसिस भी होता है हमारा, वो भी टॉपिक अभी बच गया है, तो आज नहीं कल ही अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब जो रही आपके होमवर्क्स की बात, एक तो मुझे ये बताओगे कि वो जो प्रेशर है उसको कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या बताओगे, दूसरा क्या करोगे, रिवीजन करके आओगे। और तीसरा ये काम करना कि जो हमने मैट्रिक्स प्रीफिक्स पढ़े हैं उनको एक बार अच्छे से लिख लेना है एक नोटबुक में, जिससे लर्न हो जाए, उनको नोट कर लेना। बाकी और अच्छे से एक बार कल समझ लेंगे, ठीक है। और बचता है जो हमारा क्वेश्चंस, मैंने आपसे पूछा था अगर माइंड के अंदर आपको प्रेशर फील हो रहा है और एक होता है बॉडी पे प्रेशर फील हो रहा है, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। तो देखो माइंड के अंदर ना स्ट्रेस होता है ना कि प्रेशर होता है, माइंड के अंदर स्ट्रेस होता है ना कि प्रेशर होता है। प्रेशर आपके एक मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना, फिजिकल तौर पे आप जिसको मेजर कर पा रहे हो। प्रेशर तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई। हमने जब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी ना कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम फिजिकल तौर पर मेजर कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ मेरे माइंड के अंदर जो प्रेशर है, जिस चीज को हम प्रेशर बोल रहे हैं, क्या उसको आप माप सकते हो? नहीं माप सकते। मेरा क्या आप खुद के माइंड के अंदर का प्रेशर नहीं नाप सकते। और फिजिक्स के अंदर केवल वो फिजिकल क्वांटिटी होती ही वो चीज है जिसको हम फिजिकल तौर पर माप पाए, भौतिक तौर पर माप पाए। तो माइंड के अंदर के स्ट्रेस को हम नहीं मेजर कर सकते, उस प्रेशर को हम नहीं मेजर कर सकते। दैट्स वाई उसको हम प्रेशर नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस है। मुझे क्या है, स्ट्रेस है। और बात की जाती है प्रेशर की, तो देखो हमारी जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी में वेन्स है ना। हम बोलते हैं भैया मुझे बीपी मापना है, कोई बोलता है लो बीपी हो गया, कोई बोलता है हाई बीपी हो गया, और फिर लो बीपी हाई बीपी जो भी है इनकी मेडिसिन, इसकी मेडिसिन चलती है। और इसको तो आप वैसे भी सही कर सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ें नमकीन वगैरह खा के। तो लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया। तो इस बीपी का मतलब भी क्या हुआ, इस बीपी का मतलब भी क्या है, ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म ही होता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का मतलब क्या कि हमारी जो ये वेन्स वगैरह है ना, हमारी बॉडी में जो ये वेन्स है, ठीक है, इन वेन्स के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, वो फ्लो करते टाइम ना कुछ प्रेशर क्रिएट करता है। जब वो फ्लो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ दाब लगा रहा है। उस दाब को, उस जो वो ब्लड का वो जो दाब है ना, उस ब्लड के दाब को मापने को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उस ब्लड प्रेशर को ही हम बेसिकली मेजर करते हैं। जो हाई बीपी या लो बीपी की बीमारी होती है वो ये ब्लड प्रेशर ही होता है। तो अब आप क्लियर रखना, माइंड के अंदर बच्चों स्ट्रेस होता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। बॉडी में जो वेन्स वगैरह होती हैं, जो इनमें जो खून फ्लो हो रहा है हमारी नसों के अंदर, उनको हम माप सकते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है जिसके थ्रू मापा जाता है। जो वो होता है ना हाथ में, वो एक ऐसा ग्रीन से कलर का लेके बैठते हैं, यहाँ पे पट्टा सा बांधते हैं और फिर उसको ऐसे ऐसे दबाते जाते हैं, उसमें मरकरी का लेवल चढ़ता जाता है ना। वो जो मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, और जो नापा जाता है वो उससे बीपी मापा जाता है। आज की क्लास को अब क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। और इनका क्वेश्चन है, हाँ आपके कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, और नहीं है तो ओके का कमेंट कर सकते हो, और साथ ही में कल आज का होमवर्क है वो करके आओगे। वेलकम। नॉन एसआई यूनिट का मतलब हो गया, जैसे मुझे एक चीज बताओ, लेंथ है, लेंथ को मैं क्या बोलती हूँ, लेंथ को मैंने किस में माप लिया, मीटर में माप लिया। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, जो हमको दी गई है एसआई के थ्रू, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनके थ्रू जो 7 यूनिट्स दी गई है ना, उनको उन फिजिक, मैं ये बोल सकती हूँ जो एसआई जिन चीज को अप्रूव कर रहा है, एसआई जिन चीज को अप्रूव कर रहा है उसी को एसआई यूनिट कह दिया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला ना, लेंथ है, लेंथ को तो हम जरूरी है क्या मीटर में नापे, हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, हम एमएम में नाप सकते हैं। हमने एयू भी पढ़ा, एयू तो दूरी के लिए आ जाता है, चलो एम हो गया, सीएम हो गया, एमएम हो गया, इनमें भी तो हम नाप रहे हैं ना। लेकिन यदि मुझे बोला जाए कि क्या लेंथ की एसआई यूनिट सेंटीमीटर होगी, तो मेरा आंसर क्या होगा, नहीं होगी।
नहीं होगी, क्योंकि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। जो एक मेन यूनिट है ना, जो एसआई के थ्रू दे दी गई है, सभी क्वांटिटीज की जो एसआई के थ्रू, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के थ्रू प्रोवाइड करी गई हैं मेन यूनिट्स, उनको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। जैसे आज हमने न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी में हमने क्यूरी भी पढ़ा, रोएंटजेन भी पढ़ा, लेकिन एसआई यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट तो बैकरेल थी। लेकिन अब जब तक वो एसआई यूनिट आई नहीं थी ना, जब तक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बैकरेल सेट नहीं की थी, उससे पहले हम किस में माप रहे थे, क्यूरी में ही नाप रहे थे। उसके बाद हमने रोएंटजेन में भी नापा है। नाप तो हम रेडियो एक्टिविटी को 2-3 यूनिट्स में रहना, लेकिन मेन यूनिट जो एसआई ने, एक सिस्टम ने पब्लिश की है, एक सिस्टम ने दे दी है, वो हमारी क्या हो गई है, एक एसआई यूनिट। जैसे एएमयू की हम बात कर रहे थे बच्चों, एएमयू में भी तो हमने देखा ना, एक तो म्यू हुई और दूसरी क्या हुई, डाल्टन हुई। बट ये डाल्टन एक नॉन एसआई यूनिट हो जाती है। नॉन एसआई यूनिट का मतलब ये ही होता है कि हम नाप तो सकते हैं दूसरी यूनिट में भी, लेकिन वो ऐसे एक इंटरनेशनली लेवल पे उस चीज को, उस जैसे हम डाल्टन को नाप तो सकते हैं, लेकिन यदि हम कहीं ऐसे पब्लिक जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जाएंगे, तो वहाँ हमें जो वैल्यू को बताना पड़ेगा वो हम एसआई सिस्टम के फॉर्म में बताएंगे, क्योंकि मेन यूनिट क्या हो गई हमारे पास, एसआई, जो एसआई के थ्रू दी गई है। बाय बाय, वेलकम, थैंक यू सो मच प्रीतम। ओके हर्षित, क्लास को लीव करते हैं, ठीक है। ओके हर्षित, ओके ओके।